एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सुबह के बज चुके हैं 4:30 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर 2 जो कि है आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन। एंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये चैप्टर जो है वो आपके मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड 2-3 चैप्टर आपके आने वाले हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये चैप्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आपके पॉलिनोमियल इक्वेशंस पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोथ आर वन ऑफ अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ओनली। दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक टाइप ही होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा और बहुत अच्छे से पढ़ना है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल चैप्टर को, और इसमें हम लोग लगभग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरू से आखिर तक बने रहना है। आज है लेक्चर 1, फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज है आपका लेक्चर 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल टायर्ड अकेडमी में। मैं हूं आपका फ्रेंड केशव, और चलिए शुरू करते हैं आपका पहला लेक्चर। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्वेश्चन कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल जो है, अगर हम वर्ड वाइज जाएं तो पॉलिनोमियल वर्ड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला है आपका पॉली और दूसरा है नोमियल। पॉली वर्ड आपने शायद पहले भी सुना होगा, जैसे पॉलीथीन, है ना। तो ये पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी। जब कहीं पर बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं या लिंक्ड होती हैं आपस में, सेम टाइप की चीज़ें, ठीक है ना, तो उनको पॉली वर्ड से डिनोट करते हैं, सो दैट एक फील आए कि सेम टाइप की बहुत सारी चीज़ें। और नॉमिनल वर्ड का मैथमेटिक्स में मतलब होता है टर्म। तो अगर कहीं पर आपको एक जैसी मैथमेटिकल टर्म, सेम टाइप की मैथमेटिकल टर्म एक जैसी कहीं पर आती है, तो उस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। इस वर्ड से हमको ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या होती है, बहुत सारी टर्म्स जहाँ पर होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो polynomial are combination of a specific kind of mathematical terms which are put together and are separated by a plus sign, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जिससे हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सेम काइंड की, एक जैसी प्रकार की, एक जैसी टर्म्स जो होती हैं उनको जब हम साथ में रख देते हैं। जैसे कि कोई टर्म है, अब मुझे नहीं पता कौन सी टर्म है ये, बट एक टर्म है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे टर्म्स के बारे में। तो ये टर्म है ना, उसके साथ बीच में प्लस साइन है, फिर एक और टर्म है, फिर प्लस साइन है, फिर टर्म है, फिर प्लस साइन है, फिर टर्म है, एंड सो ऑन। ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती है, ठीक है ना। किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी पॉसिबल है। खैर, अभी वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं ये टर्म क्या है, ठीक है ना। तो अब हम टर्म के बारे में जानते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी टर्म का, वो कैसा होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के टर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax टू द पावर n। ax टू द पावर n, ठीक है। अब ये ax और n क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो a होता है वो होता है एक रियल नंबर। मतलब हर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर सबसे पहले एक रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, तो बच्चों -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स जो आप सोच सकते हो, वो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 1,
1/2, 0.3, -7/5, है ना, √3, कुछ भी ऐसा नंबर जो आपके माइंड में आ सकता है ना, ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं आपके किसमें, रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर -∞ से +∞ के बीच में एग्जिस्ट करने वाला कोई भी नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। ठीक है, अब ये x जो है वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है ना, और जो n है वो n होता है आपका एक्सपोनेंट या पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आपने शायद 10th क्लास में आ गए हो आप लोग, तो वेरिएबल से आपका सामना बहुत बार हुआ होगा। वेरिएबल एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है, एक ऐसा मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उन चीज़ों को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। दो टाइप के नंबर्स होते हैं, पहला होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म जो होती है वो होती है जैसे कि आपके नंबर्स हैं 2, 4, 7, 71 और व्हाट्सएवर, जो भी नंबर आपके माइंड में आते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसकी हर जगह पर वैल्यू फिक्स हो, जिसकी टाइम के साथ या सिचुएशन के साथ उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उन चीज़ों को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, कि वो चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है ना, जो चेंज नहीं हो रही हैं। कि अगर दो किसी एक इक्वेशन में अगर आपको मिलता है, वहाँ पर उसकी वैल्यू 2 होती है, तो अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर 2 को देखेंगे, नंबर क्वेश्चन छोड़िए, अगर कहीं दूसरी जगह पे भी आप 2 को देखेंगे, तो वहाँ पर भी उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 से 3 या 4 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है इसलिए। बट जो वेरिएबल होते हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू, जैसे कि हम, वेरिएबल क्या होता है कि अगर कोई चीज़, कोई नंबर, कोई वैल्यू अगर हमको नहीं पता है, तो हम उसकी वैल्यू अज्यूम करते हैं एक अल्फ़ाबेट के थ्रू, जैसे कि x हो गया या y हो गया या z हो गया। कई बार ABC लेते हैं या PQRS ले लेते हैं हम लोग अलग अलग। ठीक है ना, तो ये सारे वेरिएबल्स को डिनोट करने का तरीका है। लेकिन वेरिएबल होता क्या है, जब किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स नहीं होती है या हमें पता नहीं होती है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उन सिचुएशंस में हम उन नंबर्स की, उन वैल्यूज़ की जगह पे हम साइंस को यूज़ करते हैं, और उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू टाइम, सिचुएशन या क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो इस टर्म में x जो है वो है वेरिएबल, क्योंकि उसकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू चेंज होगी। और वेरिएबल की जो पावर है वो है हमारा n। अब किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है n का। या यूं कहूँ कि किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन बनने से रोकने में अगर कोई रीज़न होता है, कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो वो होता है n का। क्योंकि वेरिएबल तो x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है। चूंकि हमने a यहाँ पर ले लिया है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल में, क्वेश्चन में आपको a नहीं मिलेगा, a, b, c जनरली नहीं मिलेगा, आपको x, y, z या PQRS मिलेगा। ठीक है, तो आपको x की जगह पर कोई दूसरा सिंबल मिल सकता है। ठीक है, तो वो तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करके लाएंगे वही मिलेगी। बट n जो होता है, n के लिए कंडीशन है, n कैन ओनली बी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, अगेन आपने पढ़ा होगा। होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो टर्म होती है, उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर ही हो सकती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी -1, -2 या 1.5 या 1/2 या √3 ऐसा नहीं होगा। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में नहीं होंगी या नेगेटिव भी नहीं होंगी। और अगर कहीं पर आपको किसी इक्वेशन में अगर
100 टर्म्स हैं या 50 टर्म है या 5 टर्म्स हैं, और 5 टर्म से अगर किसी एक टर्म में भी अगर आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कोई दूसरी नंबर दिखती है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, तो यही एक फैक्टर है जो किसी इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाता है या उसको बनने से रोकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेते हैं 7x⁻³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये टर्म है, एक और टर्म है, अनदर टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, क्या ये हमारा जो स्टैंडर्ड टर्म का फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? क्या इसके आगे सबसे पहले एक रियल नंबर है? यस, 7 इज अ रियल नंबर। क्या रियल नंबर के बाद एक वेरिएबल है? यस, x एक वेरिएबल है। क्या वेरिएबल की कोई पावर है? हाँ, पावर है। क्या वो एक होल नंबर है? हाँ, एक होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर लेकिन एक चेंज है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, सारी टर्म्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म को, एक उसको फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, और सारी टर्म्स सेपरेटेड होती हैं प्लस साइन से। बट यहाँ तो माइनस साइन है सर, यहाँ पर भी माइनस साइन है। इनका क्या करें? क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। चूँकि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7x⁻³ प्लस -2 ब्रैकेट में x⁻² प्लस 5x प्लस -9, क्योंकि यहाँ पर जो -2 है वो एक नंबर है और -9 एक सेपरेट नंबर है जो कि रियल नंबर में फॉल करता है, रियल नंबर में आता है। ठीक है ना, तो हम इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे और इनके आगे प्लस साइन लगाएंगे। क्या ये अब सब प्लस साइन के साथ लगे हुए हैं? हाँ, प्लस साइन के साथ हैं। नाउ इस टर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि जो कोएफिशिएंट है x का, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है -2। ठीक है ना, और यहाँ पे x आपका वेरिएबल, इसकी 2 पावर है जो कि होल नंबर के अंदर आती है। अगेन यहाँ पे 5 एक कोएफिशिएंट है, x आपका वेरिएबल है जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी होती, उसकी पावर हम क्या अज्यूम करते हैं, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस लास्ट केस में आते हैं। इसमें तो वेरिएबल भी नहीं है, तो क्या ये टर्म आपकी उसमें आएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी? हाँ, ये भी करेगी। कैसे करेगी? देखो, यहाँ पर -9 लिखा हुआ है जो कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है, क्या हम उसकी पावर 0 लिख सकते हैं? होल नंबर में 0 आता है, और किसी भी टर्म मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर 9 के साथ कुछ नहीं लिखा था तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं। हम इस पूरी 9 को -9 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और इस 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? x⁻0। ठीक है, अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। -9 क्या हो गया हमारा? कोएफिशिएंट, x वेरिएबल और 0 उसकी पावर। ठीक है, तो अगर कहीं पे पॉलिनोमियल इक्वेशन में लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो तो वो कांस्टेंट टर्म भी पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, और उससे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन कंडीशन, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन की कंडीशन होती है वो ऐसा नहीं है कि सेटिस्फाइड नहीं होगी। चलिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। चलिए, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और देता हूँ, देखिए उसको हम समझते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, 2/3 x⁴ माइनस 3.1 x⁴ प्लस √3/2 x प्लस 0। ठीक है,
देखो ये दो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड अजीब से दिए हैं मैंने, आप लोगों को देखिए उसको कि क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहला टर्म है आपका 2/3। 2/3 क्या एक कोफिशिएंट हो सकता है? क्या ये रियल नंबर में फॉल करता है? हाँ जी, ये रियल नंबर में फॉल करता है। क्या x⁴ एक आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये आपका वेरिएबल है, उसकी पावर 4 है जो होल नंबर में आती है। हाँ, तो ये पूरा टर्म फॉल करता है। क्या 3.1 एक रियल नंबर है? हाँ, 3.1 भी एक रियल नंबर है, ये भी वेरिएबल है, ये भी उसका होल नंबर पावर में है, तो ये पूरी टर्म कंडीशन फॉलो कर रही है, ठीक है। ये भी एक रियल नंबर है। आप जो ये रूट है इनको देख करके, या डेसिमल है या रेशियो है, इनको देख करके घबराना नहीं है, ना ही ऐसा सोचना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कंडीशन कोएफिशिएंट के लिए नहीं है, कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए है, जो वेरिएबल की पावर होती है सिर्फ उसके लिए है, ठीक है ना। जैसे कि अगले क्वेश्चन में, अच्छा हाँ, कांस्टेंट टर्म 0 है, उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो भी आपका यहाँ पर भी हम x⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए -7⁴ ये भी एक रियल नंबर में फॉल करेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। x⁴ उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 5x⁴ का स्क्वायर, उसकी भी पावर 2 है, ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, दैट इज अ होल नंबर, है ना, ठीक है, दैट कम्स अंडर होल नंबर, तो ये भी कंडीशन फॉलो करेगा, ये भी कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर में फॉल करता है और ये होल नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। क्या नहीं फॉल करेगा वो बता देता हूँ, ये कौन सी कंडीशन जो होगी वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में नहीं आएगी वो बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भी देखिए ये सारी टर्म्स, मतलब ये कोई अगर इनमें से कोई एक टर्म भी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में होती तो वो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती, बट मैंने सारी 3 टाइप के टर्म्स को एक ही इक्वेशन में दिखा दिया है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव हो, तब भी वो कंडीशन जो इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल में फॉल नहीं करेगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। रूट में है तब भी नहीं कहलाएगी, डेसिमल में है तब भी नहीं कहलाएगी। वो ऐसी कोई इक्वेशन अगर आपको दिखती है तो साफ मना कर देना है कि नहीं भाई साहब, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ढूंढने के लिए बोले कि कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो इस टाइप की इक्वेशन को टिक करना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की पावर डेसिमल में नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, अंडर रूट में नहीं हो सकती है, ठीक है ना, या कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकती है जो होल नंबर ना हो। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, या कहूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इन्हीं को ध्यान रखना है बस हमको, ठीक है। समझ में आ गया? अगर 1/x कहीं पर लिखा हो, एक और टर्म, हाँ, जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो 4 × 1/x, ठीक है, या x का स्क्वायर, तो आप बोल दोगे सर यहाँ वेरिएबल की पावर तो 2 है जो होल नंबर में आती है, तो क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब x 1/, में होता है और उसके ऊपर कोई भी पावर लगी हो, जब हम उसको ऊपर लेकर के आएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4/x², या 4 × 1/x², तो यहाँ पर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या x को ऊपर लेकर के आएंगे, तो जो x की पावर है वो माइनस में चली जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × x⁻²। जब भी हम लोग कोई नीचे कोई चीज़ लिखी हुई होती है, जैसे अगर 1/2 लिखा हुआ है, उसको अगर हम 2 को ऊपर लेकर के आएंगे तो उसकी पावर माइनस में चली जाती है। यहाँ पे जो पावर है 1, तो वो ऊपर जाकर के माइनस में चली जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है।
व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन? कि जब भी कभी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाती है, उसको सिंप्लीफाई या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए बोलते हैं, तो आपको किस तरीके से उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो मैंने आपको बताया इनिशियली कि जो इक्वेशन होती है उसमें बहुत सारे टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स को हमको जो वेरिएबल की पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके रखना है। तो कैसे होगा, जैसे कि एक है आपका कोएफिशिएंट a। अब चूंकि n नंबर मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग लेने वाले हैं, तो सबसे पहला टर्म जो ले रहे हैं हम लोग उसको मैं लिख देता हूँ an, क्योंकि n नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स रहने वाले हैं। पहला टर्म ले लिया हमने an और उसमें लिख दिया x टू द पावर 1। सॉरी, मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है। हम सबसे पहला टर्म लेंगे a0 और x टू द पावर n लिखेंगे। पहले टर्म में x की पावर मैक्सिमम होगी और जो कोएफिशिएंट होगा सबसे हमारा पहला वाला होगा a0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सॉरी इसको वाइट कलर से, ठीक है। और जो दूसरा टर्म आएगा वो इसके साथ बढ़ता रहेगा। a0 के बाद क्या आता है a1 और वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी, तो an के बाद x टू द पावर n के बाद क्या आएगा x टू द पावर n-1। जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें पावर एक कम हो जाएगी, अगले टर्म में पावर फिर कम हो जाएगी और जो कोएफिशिएंट है वो नेक्स्ट कोएफिशिएंट आएगा x टू द पावर n-2। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी a3 x टू द पावर n-3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं a0 लिखा है तो n-0 लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी। लास्ट टर्म जो बचेगी उसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे जब लास्ट टर्म आएगी तो उसमें क्या आएगा a0 a1 a2 a3 सो ऑन करते हुए an आएगा लास्ट में, ठीक है, या an-1 x टू द पावर 1 जो यहाँ पे लिख रहे हैं वही यहाँ पर होगा। अब an-1 रहेगा, इनिशियली n था तो n-1 होगा, ठीक है। और लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी a0 और सॉरी an x टू द पावर 0, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली टर्म में सिर्फ 1 बचेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो करके 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाती है तो आपको इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। यहाँ पर जो a0 या a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये जो भी नंबर्स हैं ये सब क्या हैं आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। n जो है वो आपका इंटीजर होगा, ठीक है। क्या होगा, n इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, या आपका अगेन n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस टाइप से ही होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं होल नंबर। आप इंटीजर भी मत लिखो क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है इनिशियली, ठीक है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 17x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो x टू द पावर 5 वाला टर्म है, फिर x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, 1 एंड 0। यहाँ पे 4 वाला टर्म गायब है बीच में, लेकिन उससे हमें क्या, कई बार आपको ऐसा होगा कि कुछ पावर वाली टर्म्स आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उनको, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ऑलरेडी, मैंने खुद लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर कई बार आपको अरेंज करने के लिए बोले तो आपको इसी तरीके से अरेंज करना होगा, ठीक है। 7x टू पावर 5 माइनस 9x टू पावर 4
प्लस 3 ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल इसमें 5 और 4 वाली टर्म है और 0 वाली टर्म है, बाकी टर्म्स नहीं है। उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस टाइप की इक्वेशन हो 2x² - 3, बस ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसमें 3x - 7 लिखा होता, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। 7 नहीं लिखा होता तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन की कैटेगरी में आती है। बस हमारी एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वो चीज़ अगर फुलफिल कर रही है तो फिर वो सारी इक्वेशंस या सारी टर्म्स जो होंगी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन की कैटेगरी में आएंगी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है, पॉलिनोमियल टर्म का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टर्म देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन देख लिया। ठीक है ना, अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जो होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो किस किस टाइप की होती है या उनको किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है जो है डिग्री। हम लोग डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसी से हम लोग पता करते हैं कि कौन कितने टाइप की है, किस टाइप से हम कट हाँ जी बच्चों, तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस को बेसिकली डिवाइड किया गया है डिग्री के बेसिस पे। अब ये डिग्री क्या चीज़ होती है पहले वो समझते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है ना, उसी बेसिस पे हम लोगों ने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री का मतलब है दी हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, वही होती है डिग्री। जैसे कि अगर प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की वो क्या है? 5। तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 5। इसकी भी क्या होगी? 5, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है? 5 ही है। यहाँ पर क्या होगी हाईएस्ट पावर? 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x⁴ 9 - 7x² प्लस 3x⁴ - 17x प्लस 9। ठीक है, अगर इसमें देखें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है आपका? यही वाला है। ठीक है, x⁴ 9, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 9। इसके अलावा और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि लिखा हुआ है 9x⁴ - 7x² प्लस 5x प्लस 10x⁴। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? x⁴, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होंगी, सारी टर्म्स को आपको चेक करना है और उन टर्म्स में से देखना है कि जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो कौन सी है। ठीक है, चलिए
अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ही आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम देखते हैं डिग्री 1। डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, इफ the maximum power of variable is 1, तो वो इक्वेशंस हमारी होंगी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे कि आपका सिंपल है 2x + 3, ये आपकी एक डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, या -7x + 5, या सिंपली +4x + 0, या कोई नंबर नहीं, ठीक है। सिर्फ लिखा हो 19x, और हम लोग x क्यों ले रहे हैं हर जगह पे। अगर कहीं वेरिएबल कुछ दूसरा लिखा हो, जैसे कि 5y, तो ये भी आपका क्या होगा, एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, है ना। 2t कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल तो कोई भी दे सकते हैं वो लोग, है ना। 19s, ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। और ये सारे के सारे क्या है, आपके डिग्री 1 के पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या एज्यूम करेंगे हम लोग कि पावर 1 है, ठीक है। √3x, क्या √3 से कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, नहीं। हमको क्या मतलब, वेरिएबल के पहले क्या आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल की पावर में क्या आता है, या वेरिएबल कहीं 1 में तो नहीं लिखा, हमको उससे फर्क पड़ता है बस, ठीक है ना। चलिए, अब इस डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड नाम है, जो जनरल नेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं इन लोगों को लीनियर इक्वेशन, क्योंकि डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है, एक लाइन के जैसा होता है। इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। कि अगर किसी भी इक्वेशन को आपने ग्राफ के बारे में तो पढ़ा होगा, ग्राफ में ऐसी जनरली 2 लाइन्स होती हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग कोई लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो वो या तो इस टाइप से जाएगी, या इस टाइप से जाएगी, या ऐसे जाएगी। तो ये सारे के सारे एक लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हैं, ठीक है। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन होते हैं, इसलिए लाइन के जैसे होते हैं, इसलिए इनको लीनियर इक्वेशन नाम दिया गया है। इसके बारे में अभी हम लोग ग्राफ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ग्राफ बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड डिग्री की, जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको कहूँ डिग्री 2 की इक्वेशंस। डिग्री 2 की इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे उसको लीनियर बोलते हैं, वैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 3x² - 7x + 5, क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। या 7x - 2x² + 3, क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर मैक्सिमम जो है वो 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हो गई 7/x² - 9x + 3, क्या हो गई, क्या हो गई, हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सच्ची, सही तो बताओ। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 के अपॉन में x लिखा हुआ है, पावर 2 होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि जो x है वो 1 में ना हो, किसी के अपॉन में ना हो, नीचे होगा तो ऊपर जाने पे पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक की तो बात छोड़ दो, ठीक है। चौथा, फोर्थ एग्जाम्पल क्या लें हम लोग,
-7 रूट के अंदर x⁻²। बस हो गया, ये भी क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर मैक्सिमम पावर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में आएगी या डिग्री 2 की पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, इनका ग्राफ बच्चों कैसे बनता है? इनका ग्राफ बनता है एक यू शेप का। ठीक है, जैसे कि ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। ये यू शेप का अजीब सा रहता है, ये इन्फाइनाइट तक इंक्रीज करता है ऐसे, ये भी इन्फाइनाइट तक इंक्रीज करता है और बढ़ते जाता है। मतलब एक कटोरे के जैसा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है और वो एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। ये एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इसका मुंह ऊपर की तरफ ही खुला हो, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, है ना। ये चीज़ें डायरेक्शन चेंज होती रहती हैं। हो सकता है ये नीचे की तरफ हो या इस तरफ हो या ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है इसका शेप, है ना। आपकी इक्वेशन कैसे लिखी हुई है ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग ग्राफ में देखेंगे। थर्ड टाइप की इक्वेशन आती है आपकी डिग्री 3 की इक्वेशन। डिग्री 3, और डिग्री 3 जो है वो होती है क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इनको? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? सॉरी, इनका वो क्या, हाँ इनका स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। अगर हम लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? इस टाइप से होगा, ax+b। ये हो गया इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। यहीं पर अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा आपका ax⁻² + bx + c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? जब भी आप इक्वेशंस को देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, अभी आएगा जिसको हम चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म या इक्वेशंस को अरेंज करना होगा तो आपको इसी फॉर्मेट में अरेंज करना है, ax² + bx + c। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड होता है क्यूबिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसी टाइप से होता है, बस पावर क्या हो जाती है? 3 हो जाती है, 3 हो जाती है। दैट इज ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे इसमें क्वेश्चंस जब आते हैं तो कैसे आते हैं? एग्जांपल्स देखते हैं इसके। वही हो जाएगा आपका 14x³ - 5x² + 6x - 9। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 5√2x² - 3x³ + 17x। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? बस 3। अगर 3 है मैक्सिमम पावर तो वो हो जाएगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। ये 3 टाइप की इक्वेशंस हम लोग हमारे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन्हीं को डिटेल में जानेंगे, इन्हीं के रूट्स के बारे में जानेंगे। रूट्स क्या होता है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। स्टार्टिंग से मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन के बाद उसकी डेफिनेशन को जाना। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल टर्म का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है ना। उसकी डेफिनेशन को देखा कि डेफिनेशन जो है वो कैसे हम लोग समझेंगे चीज़ों को। तो क्या होता है, टर्म्स होती हैं जो प्लस साइन से सेपरेटेड होती हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म देखा टर्म का क्या होता है, ax⁻n। ax⁻n को ही हमको फॉलो करना है। अगर कोई पॉलिनोमियल टर्म जो है ax⁻n को फॉलो नहीं कर रही है या उसकी पावर जो है अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने
कि कैसे कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है और कैसे कैसे नहीं हो सकती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन भी देखा, ये क्या होता है, a नॉट एक्स टू पावर n प्लस a1 एक्स टू पावर n माइनस 1, a2 एक्स टू पावर n माइनस 2, a3 एक्स टू पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, जो जाएगा an एक्स टू पावर 0 या an तक, क्योंकि एक्स टू पावर 0 तो क्या होगा, 1 ही होगा, यहाँ पर एक्स टू पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका n होता है वो n होगा एक होल नंबर, और a नॉट, a1, a2, a3 डॉट 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 an सारे नंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने देखा अभी लास्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें डिग्री 1 की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 होती है क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री 3 जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग। उसका ग्राफ जो आता है वो इस टाइप से आता है कि नीचे से कोई कर्व आएगा, ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से बढ़ जाएगा, है ना। ये 3 डिफरेंट पोजीशन पर एक्स एक्सिस को कट करने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होते हैं आपके तीनों टाइप के पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि इसके बाद जो डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 नहीं होते, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ डिग्री 3 तक ही है, या मैक्सिमम डिग्री 4 आएंगे। तो उन चीज़ों को जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या उनके ग्राफ्स को देखेंगे, उनके रूट्स को देखेंगे, तब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो, आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, यहाँ तक अगर आप आए हो, तो डेफिनेटली हम लोगों को प्यार दें थोड़ा सा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपको अगर कुछ डाउट आता है या आपको कुछ सजेशन है आपके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट हम लोग इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट लेक्चर।